सर्दियों की एक ठिठुरती हुई रात थी। रात के 11 बज चुके थे और गांव की इकलौती चाय की टपरी पर अब सिर्फ 3 लोग बचे थे। रामू काका, जो अपनी चाय की दुकान बढ़ाते बढ़ाते हुक्का पी रहे थे, गांव का डरपोक नौजवान सुरेश और गांव का सबसे जिद्दी और निडर आदमी भैरव। वाह काका, चाय में जो आज अदरक कूटी है, मजा आ गया। शरीर की सारी ठंड भाग गई। भैरव भाई, अब घर चले? रात बहुत हो गई है और आज तो अमावस भी है। हवा में एक अजीब सा भारीपन है। मुझे तो डर लग रहा है। डर? अरे सुरेश, तू तो औरतों से भी ज्यादा डरता है। क्या है इस अंधेरे में? वही पेड़, वही रास्ते। भूत प्रेत सिर्फ दिमाग का वहम होते हैं। मैंने तो आज तक कोई भूत नहीं देखा। बेटा भैरव, जवानी का खून गर्म होता है, इसलिए तुझे अंधेरे का खौफ नहीं है। लेकिन जिन चीजों को तूने देखा नहीं, उसका मतलब ये नहीं कि वो होती नहीं है। इस गांव में कुछ रास्ते ऐसे हैं जहां इंसान का जाना मना है। फिर से वही पुरानी कहानियां काका। तुम लोग बस एक दूसरे को डरा कर खुश रहते हो। काका सही कह रहे हैं भैरव भाई। तुम वो काली पहाड़ी वाले शमशान का रास्ता ही ले लो। पिछले साल दीनानाथ गया था ना उस रास्ते से रात को। सुबह उसकी लाश मिली थी और उसकी गर्दन पूरी पीछे की तरफ मुड़ी हुई थी। दीनानाथ को मिर्गी थी सुरेश। बहुत हो गई तुम्हारी ये डराने वाली बातें। ये रहे मेरे 5000 दांव पर। तुम भी निकालो। मैं अभी उसी काली पहाड़ी वाले शमशान से होकर जाऊंगा। जिंदा लौटा तो तुम्हारे पैसे भी मेरे, और अगर नहीं लौटा तो ये रख लेना। बोलो, है हिम्मत? पागलपन मत कर भैरव। पैसों के लिए अपनी जान दांव पर मत लगा। वो रास्ता शापित है। शर्त मंजूर है या नहीं? ठीक है, अगर तेरी मौत ही तुझे वहां खींच रही है तो मैं क्या करूं? लेकिन मेरी एक बात पल्ले बांध ले। अगर तू वहां जा ही रहा है तो एक नियम याद रखना। कैसा नियम? जब तू शमशान की हद में घुसेगा तो तुझे अजीब आवाजें सुनाई देंगी। हो सकता है तुझे लगे कि कोई तेरे पीछे चल रहा है, कोई तुझे गालियां दे, कोई रोए, या कोई तुझे तेरे नाम से पुकारे। चाहे जो हो जाए भैरव, पीछे मुड़कर मत देखना। पीछे क्यों नहीं देखना? क्योंकि वो छलावे होते हैं। वो अंधेरे की ताकतें हैं जो सीधे वार नहीं करती। वो तुझे मजबूर करेंगी कि तू उनकी तरफ देखे, और अगर तूने गलती से भी पलटकर उनकी आंखों में देख लिया तो तू कभी घर नहीं पहुंच पाएगा। बस अपनी नजरें सामने रखना और चलते रहना। ठीक है काका, नहीं मुड़ूंगा पीछे। सुबह पैसे तैयार रखना। भैरव ने अपनी लाठी उठाई और सीना तान कर उस अंधेरे कच्चे रास्ते की तरफ बढ़ गया। कुछ ही देर में गांव की टिमटिमाती रोशनियां पीछे छूट गईं। अब उसके सामने सिर्फ घना जंगल और काली पहाड़ी का वो खौफनाक शमशान था। साला, आज कुछ ज्यादा ही ठंड नहीं है? बेकार ही सुरेश और काका के मुंह लगा मैं। आधा घंटा फालतू लगेगा इस रास्ते से। राधा घर पे इंतजार कर रही होगी। भैरव तेजी से चल रहा था। जैसे ही उसने शमशान की सीमा में कदम रखा, हवा अचानक बिल्कुल रुक गई। झींगुरों की आवाजें भी बंद हो गईं। एक ऐसा सन्नाटा छा गया जो कानों को चुभ रहा था। उफ, ये कैसी बदबू है। जैसे कोई सड़ा हुआ मांस जल रहा हो। कोई बात नहीं भैरव, शमशान है, मुर्दे जलते हैं यहाँ, बस चलते रहा। तभी सन्नाटे को चीरती हुई एक आवाज आई। भैरव के कदम अचानक रुक गए। वो अपनी जगह पर बुद्ध बन गया। हाँ, ये आवाज कैसी थी? मैंने तो कदम रोक लिए हैं।
भैरव ने फिर से चलना शुरू किया। खट खट, पीछे से फिर वही आवाज आई। छप छप, जैसे कोई नंगे पैर गीली मिट्टी पर बिल्कुल उसके पीछे पीछे चल रहा हो। भैरव के माथे पर पसीना आ गया। कौन कौन है? देख भाई, जो कोई भी गांव वाला मजाक कर रहा है ना, सामने आ जा। मेरी लाठी पड़ेगी तो सिर फट जाएगा, बता रहा हूं। पीछे से कोई जवाब नहीं आया, बस कदमों की आवाज और तेज हो गई, और वो कदम अब भैरव के बहुत करीब आ चुके थे। भैरव, बड़ा गुरूर है ना तुझे? अपनी जवानी पर बहुत ताकत है ना तेरी बाजुओं में? रुक जा, मेरी तरफ देख। हे भगवान, काका काका सही कह रहा था। ये कोई इंसान नहीं है, ये तो मेरे कान के बिल्कुल पास है। नहीं मुड़ना, मुझे पीछे नहीं मुड़ना। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। यहाँ तेरा भगवान भी तुझे नहीं बचाएगा भैरव। पलट कर देख, तेरी गर्दन मरोड़ने में, तेरी आंखें नोचने में मुझे बड़ा मजा आएगा। देख मुझे। भैरव ने रास्ते पर नजरें टिकाकर कदम तेज कर दिए। वह शमशान पार ही करने वाला था कि पीछे की राक्षसी आवाज अचानक थम गई। उसे लगा छलावा खत्म हो गया। उसने राहत की सांस ली, लेकिन तभी शमशान के बीचों बीच एक औरत की दर्दनाक चीख गूंजी। आ भैरव के कदम ठिठक गए। यह आवाज शैतान की नहीं, उसके लिए दुनिया की सबसे प्यारी थी। भैरव, भैरव जी, मुझे बचाओ, ये लोग मुझे मार डालेंगे। भैरव। राधा? नहीं नहीं, ये राधा नहीं हो सकती। वो तो घर पर है। मैं उसे घर पर छोड़कर आया था। ये पक्का कोई छलावा है, मेरे दिमाग से खेल रहा है। ये मेरी कमजोरी का फायदा उठा रहा है। भैरव, तुम मुझे छोड़कर जा रहे हो? तुम्हारे पीछे देखो, इन्होंने मेरे बाल पकड़ रखे हैं। छोड़ो मुझे, दर्द हो रहा है। भैरव, तुम्हारी कसम, अगर तुमने पीछे मुड़कर नहीं देखा तो ये अभी मेरा गला काट देंगे। बचाओ मुझे। राधा, मेरी राधा। नहीं यार, ये सच कैसे हो सकता है? पर अगर सच में वो घर से मुझे ढूंढने निकली हो, अगर सच में वो किसी मुसीबत में हुई तो, अगर मैंने पीछे नहीं देखा और उसे कुछ हो गया, तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। भैरव का दिमाग काम करना बंद कर चुका था। एक तरफ रामू काका की वो सख्त चेतावनी थी कि पीछे मुड़े तो मौत तय है, और दूसरी तरफ उसकी पत्नी की दिल चीर देने वाली तड़प। उसका बायां कंधा धीरे धीरे पीछे मुड़ने के लिए घूमने लगा। राधा, मैं आ रहा हूं राधा। मुझे माफ कर दे। भैरव की नजर पीछे जाने ही वाली थी कि अचानक उसके दिमाग में बिजली सी कौंधी। उसकी आंखें झटके से चौड़ी हो गई। रुक, मेरी राधा, मेरी राधा, मुझे कभी भैरव नाम से नहीं बुलाती। वो तो हमेशा सुनिए जी कहती है। और ये कीचड़ ने पैरों की आवाज, ये तो डायन है। पलट जा कमीने, तू आज जिंदा नहीं बचेगा। मैं तेरी आंखें नोच लूंगी। भैरव पागलों की तरह भागा। उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा, बस सरपट दौड़ लगा दी। पीछे से आने वाले वो नंगे पैर अब उसके बिल्कुल पीछे दौड़ रहे थे। हवाएं चाबुक की तरह उसके चेहरे पर लग रही थीं। बस थोड़ा और, घर, मेरा घर आने वाला है। जय बजरंग बली, जय बजरंग बली। भैरव अपने घर के लकड़ी के दरवाजे पर जा गिरा। उसने कांपते हाथों से जोर से धक्का दिया, कुंडी खोली और अंदर घुसकर तुरंत दरवाजा बंद कर लिया। बच गया, मैं बच गया। काका सही थे, मैंने पीछे नहीं देखा। मैं जीत गया, मैं जीत गया। भैरव जमीन पर लेटा लंबी लंबी सांसें ले रहा था, लेकिन घर में घुप अंधेरा था और एक अजीब सा सन्नाटा पसरा था। भैरव ने कांपते हाथों से माचिस जलाई और दीवार पर टंगी लालटेन रोशन की। राधा, ओ राधा,
कहाँ है तू? देख मैं आ गया। बच्चे कहाँ हैं? कोई जवाब नहीं आया। एक बहुत तेज सड़ांध मारती हुई बदबू आ रही थी, जैसे लोहे और ताजे खून की बदबू। राधा, ये मजाक ठीक नहीं है। सामने आ, मैं बहुत थक गया हूं। भैरव ने लालटेन उठाई और आंगन की तरफ बढ़ा। रोशनी जैसे ही जमीन पर पड़ी, भैरव के कदम वहीं जम गए। लालटेन उसके कांपते हाथों से छूटकर जमीन पर गिर पड़ी। नहीं, ये क्या है? पूरे आंगन में खून का तालाब बना हुआ था। जमीन पर उसकी पत्नी राधा और दोनों बच्चों की लाशें बुरी तरह कटी फटी हालत में पड़ी थीं। उनका सारा खून जमीन पर बह चुका था और उनकी आंखें फटी की फटी थीं, जैसे मरने से पहले उन्होंने मौत को अपने सामने खड़ा देखा हो। राधा नहीं, मेरे बच्चे मुन्ना, ये किसने किया? मेरी दुनिया उजड़ गई। भगवान, ये क्या हो गया? भैरव खून से सनी अपनी मरी हुई बीवी को सीने से लगाए दहाड़े मारकर रो रहा था। तभी उसके ठीक पीछे, उसी बंद दरवाजे के अंदर से एक बहुत ही खुरदुरी, ठंडी और राक्षसी आवाज गूंजी। कहा था ना भैरव, एक बार, बस एक बार पीछे मुड़कर देख लेता तो मैं शमशान में ही रुक जाती। तूने पीछे नहीं देखा तो मैं तेरे साथ सीधे तेरे घर आ गई। तो मार दे मुझे भी, खा जा मेरी जान। तूने मेरा पूरा परिवार खत्म कर दिया चुड़ैल। इंसान कितने अजीब होते हैं ना। अपने सारे पाप हम भूत प्रेतों के सिर डाल देते हैं। जरा अपनी आंखें खोल भैरव, और अपनी बीवी के गले पर वो निशान देख। वो किसी भूत के नाखून नहीं, लोहे का तेज चाकू है। भैरव के कांपते हाथ रुक गए। उसने ध्यान से देखा। राधा का गला सच में किसी धारदार हथियार से काटा गया था, और तभी उसकी नजर टूटी हुई लोहे की अलमारी पर गई। सारे जेवर और जमीन के कागज गायब थे। मैं तो तुझे बचाने आई थी, असली शैतान तो तेरे अपने हैं। एक पुरानी झोपड़ी में लालटेन जल रही थी। जमीन पर राधा के सारे जेवर बिखरे पड़े थे। सुरेश बुरी तरह कांप रहा था और उसके कपड़ों पर खून के छींटे थे। रामू काका आराम से जेवर गिन रहा था। काका, हमने बहुत बड़ा पाप कर दिया। हमने तो सिर्फ चोरी का प्लान बनाया था यार। तुमने राधा भाभी और बच्चों को क्यों काट डाला? चुप कर फट्टू। हाँ, अगर उनको जिंदा छोड़ देता तो वो कल सुबह पूरे गांव को बता देती कि हमने चोरी की है। पैसा चाहिए तो खून तो बहेगा ही। पर अगर भैरव वापस आ गया तो वो हमें जिंदा गाड़ देगा काका। चलो जल्दी यहां से भागते हैं। अरे वो कहां से वापस आएगा? मैंने उसे ऐसी मनहूस जगह भेजा है जहां से आज तक कोई वापस नहीं आया, और ऊपर से वो पीछे न मुड़ने वाली कड़ी शर्त। वो डर के मारे वहां आगे बढ़ता गया होगा और हमने आराम से उसके घर को साफ कर दिया। सुबह तक हम शहर निकल जाएंगे। तू ये जेवर बांध। भैरव वहीं जमीन पर बैठा था। उसका दिमाग अब सब कुछ समझ चुका था। शमशान में जो राधा की आवाज आई थी, वो कोई भूत का छलावा नहीं था। वो सच में राधा की आखिरी चीखें थीं। रामू काका ने शर्त सिर्फ इसलिए लगाई थी ताकि भैरव घर से दूर रहे। तेरे अपनों ने ही तुझे लूटा है भैरव। मेरी आवाज तो तुझे घर लौटने के लिए एक चेतावनी थी। भैरव के चेहरे पर अब कोई आंसू नहीं था। उसने धीरे से राधा का माथा चूमा। फिर वो उठा और उसने आंगन में रखी लकड़ी काटने वाली भारी कुल्हाड़ी एक्स उठा ली। लोहे की धार लालटेन की रोशनी में चमक रही थी। तूने कहा था ना काका कि पीछे मुड़कर मत देखना। आज के बाद अब तुम दोनों भी कभी पीछे मुड़कर नहीं देख पाओगे। भैरव अपने दरवाजे से बाहर निकला। उसके एक हाथ में कुल्हाड़ी थी जो जमीन पर घिस रही थी।
वहां झोपड़ी में रामू और सुरेश अपने बैग में जेवर भर चुके थे। उन्हें लग रहा था कि उन्होंने बाजी जीत ली है। उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि शमशान के भूत से भी बड़ा एक असली राक्षस उनका काल बनकर उनके दरवाजे तक पहुंच चुका है। भैरव ने एक ही वार में झोपड़ी का दरवाजा तोड़ दिया। वो लाल आंखें लिए अंदर घुसा, लेकिन अंदर सन्नाटा था। लालटेन बुझी हुई थी और जमीन पर बस खून के कुछ छींटे थे। कहां छिप गए कायरों, बाहर निकलो। तभी भैरव की नजर जमीन पर पड़ी एक छोटी सी पर्ची पर गई। उसने झुककर उसे उठाया। वो रात की आखिरी पैसेंजर बस का टिकट था, जिस पर लिखा था बिशनपुर से शहर रात 2:30 बजे। घने कोहरे से भरी एक सुनसान सड़क पर रात की आखिरी बस शहर की तरफ भाग रही थी। बस बिल्कुल खाली थी। सिर्फ सबसे पीछे वाली सीट पर रामू काका और सुरेश बैठे थे। सुरेश के हाथ में गहनों से भरा बैग था और वो अभी भी पसीने से तर-बतर था। काका, हम बच गए। बस निकल गई गांव से। मुझे तो लगा था वो भैरव हमें जिंदा नहीं छोड़ेगा। अरे तू भी ना सुरेश, डरपोक ही रहा। वो पागल अभी अपनी मरी हुई बीवी को सीने से लगाकर दहाड़े मार रहा होगा। सुबह तक हम शहर पहुंच जाएंगे और ये पैसा हमारी जिंदगी बदल देगा।